सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। मैं मिथिलेश कुमार क्लास 12th के हिस्ट्री मॉडल पेपर पार्ट 4 लेकर आया हूं और आज यह एमसीक्यू क्वेश्चन हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 263 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा 202 क्वेश्चन से। और क्वेश्चन है कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। मुगल काल में यानी जो बाबर का मुगल काल है उसमें सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था। क्या? पत्रकार, पटवारी या पंचायत? ए में है। बी में है खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया या मुकद्दम जिसको मुखिया कहा जाता था। सी में विधायक, डॉक्टर और साहूकार। डी में है किसान, अध्यापक तथा पंडित। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। और गांव का मुखिया को मुकद्दम आगे क्वेश्चन पूछ सकता है भी ये। तो अब हम लोग चलते हैं मुगल काल या मुगल साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था, ये याद रखना है, ठीक है ना। और बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद। हालांकि उर्फ उनको जो है बाबर के नाम से जाना जाता था। और वे जो है मुगल साम्राज्य को 21 अप्रैल 1526 को जो है स्थापना किया था, है ना। और यहाँ तक जान ले कि बाबर का जन्म जो हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान से आया, ठीक है ना। और इनके वे जो हैं पिताजी जो थे फरगान के राजा भी हुआ करते थे, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 203 क्वेश्चन में बोलता है कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर पूछ ही दिया है। यहाँ है आपका मुकद्दम या मुखिया ए में, बी में अमीर, सी में है चौधरी या सरपंच, डी में है पंच या पितामह, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मुकद्दम या मुखिया होगा। चलिए बच्चों, यहाँ तो हम लोग देख लिए कि पंचायत का सरदार किसे कहा जाता था, तो मुकद्दम या मुखिया को कहा जाता था। हालांकि मुखिया के जगह पर एक और शब्द का यूज होता था जिसको बोला जाता है मंडल। मुकद्दम या मंडल के नाम से जो है पंचायत का सरदार को जाना जाता था, ठीक है, अकल लोग कहते थे। और मुगल शासन के दौरान पंचायत का नेतृत्व मुकद्दम या मंडल नामक मुखिया करता था। और पश्चिम बंगाल में सरपंच को पंचायत प्रधान भी कहा जाता था। पश्चिम बंगाल में सरपंच को पंचायत का प्रधान कहा जाता था। हालांकि वर्तमान में हमारा भारत में राजस्थान से पंचायत चुनाव 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था, ये जानना है। चलिए बच्चों, हम लोग 204 क्वेश्चन में आते हैं। बोलते हैं कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आता है वो क्या कहलाता है? तो राजस्थान और महाराष्ट्र जो है भारत के मैप में पश्चिम साइड में आता है। तो मैं आपको भारत का मानचित्र भी दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं, हम अपने से भारत का मानचित्र बनाए हैं। तो यहाँ पर जो है राजस्थान है और ये जो है गुजरात है और ये है आपका महाराष्ट्र। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये पूरब है, इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है और नीचे तरफ जो है ये क्या है आपका जो है दक्षिण है, ठीक है ना। तो राजस्थान और महाराष्ट्र जो है भारत के पश्चिम दिशा में आता है। चलिए बच्चों, 205 क्वेश्चन में आते हैं। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? पहला है अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा ए अकबर। क्या बोल रहा है? शिकार के समय रास्ते में, जब अकबर शिकार के लिए जाते होंगे तो रास्ते में कुछ गांव पड़ जाते हैं, है ना। तो उससे जो है वो क्या करते थे, राजस्व लेते थे, टैक्स लेते थे। तो कौन लेते थे? अकबर लेते थे, ये जान लेना है।
ठीक है ना। और अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक अबुल फजल ने अकबर जो है शासनकाल के प्रशासनिक रिपोर्ट आईने अकबरी में ये लिखा हुआ है। किसके बारे में? तो भू राजस्व के बारे में लिखा हुआ है। भू राजस्व के बारे में अकबरनामा का तीसरा पार्ट आईने अकबरी है। और आईने अकबरी में जो है भू राजस्व से संबंधित जो है अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है। 206 क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? देखिए, प्रतिबंध तो यहाँ पर जहांगीर ने लगाया था, लेकिन ये भी याद रखना होगा जहांगीर का पिता जो है अकबर, ये अकबर जो है तंबाकू का शुरुआत किया था। इन्होंने सेवन करना शुरू किया था, पुर्तगाली जो है दिया था। और प्रतिबंध कौन लगाया है? जहांगीर। ठीक है ना। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया है? तो जहांगीर ने लगाया है। हालांकि बच्चों, तंबाकू का सेवन मुगल सम्राट अकबर ने सबसे पहले शुरू किया था। और अकबर को पुर्तगालियों द्वारा लाए गए तंबाकू उनको दिया गया था। और दरअसल अकबर के दरबार में एक बर्नेल नाम का पुर्तगाली आया था, जिसने अकबर को तंबाकू और जड़ाऊ, जिसको चिल्लम कहा जाता है, चिल्लम का भेंट किया था। तो ये जानना है। किसके समय में? अकबर के समय में। अब जहांगीर का जब राज शासनकाल आया तो तंबाकू को बंद कर दिया। नेक्स्ट 207 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। साम्राज्यवादी इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी, और बी में है WH मोरलैंड, और सी में है RP त्रिपाठी, डी में है RS शर्मा। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, WH मोरलैंड। साम्राज्यवादी यानी समाजवादी किसको कहते हैं? वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो। किसका नियंत्रण हो? सरकार का नियंत्रण। अभी वर्तमान में पूरे विश्व में 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था है: पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रितवादी। और भारत जो है मिश्रितवादी। मिश्रितवादी वैसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के तत्व जो हैं देश को संचालित करने में मदद करता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया, कहाँ से लाया गया? तो आपका आंसर सीधा पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से लाया गया था। और सबसे पहले जो है बर्नेल नाम का एक पुर्तगाली जो है अकबर को भेंट चढ़ाया था, है ना, तंबाकू और चिल्लम। तो ये पुर्तगाली, ये याद रखिएगा, कौन? बर्नेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 209 में आते हैं। आईना ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है आपका ए 2 भागों में, बी 5 भागों में, सी 4 भागों में, और डी है आपका 8 भागों में। सबसे पहले तो बच्चों, आईने अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल। ठीक है। जो अकबर के शासनकाल में एक लेखक कवि हुआ करते थे, उन्होंने जो है अकबरनामा लिखा। और अकबरनामा को 3 पार्ट में बांटा था उन्होंने। पहला अकबरनामा 1, अकबरनामा 2 और आईने अकबरी। ठीक है ना। और अकबरनामा 1 में जो है वो अपने पूर्वजों को समर्पित कर दिया, और अकबर 2 में अपने शासन प्रणाली से रिलेटेड लिखे थे। और आईने अकबरी में जो है अपना जो है प्रशासनिक व्यवस्था, कृषि, राजस्व वगैरह के बारे में लिखे थे। चलिए यहाँ पर जो है, अगर आईने अकबरी में बात किया जाए भूमि, राजस्व, भूमि से रिलेटेड, तो भूमि को उन्होंने 4 भागों में बांटा था। पहला था पोल्ज, पहला भाग का नाम था पोल्ज। दूसरा है परती, और तीसरा है झज्जर, और चौथा था बंजर भूमि। अच्छा, पोल्ज जो था पहला प्रथम श्रेणी की जो भूमि हुआ करता था, काफ़ी उपजाऊ हुआ करता था, और साल भर में लमसम 2 से 3 बार खेती उसमें हो जाती थी। अच्छा, परती दूसरा किस्म का जो भूमि था, परती 1 साल के लिए जो है परती छोड़ दी जाती थी, क्योंकि उसमें फर्टिलिटी जो है कम हो जाता था या उर्वरक की क्षमता कम हो जाता था। तो 1 साल के लिए जो है उस भूमि को परती छोड़ दी जाती थी, ताकि उसमें उर्वरता फिर से आ जाए। तीसरा नंबर का जो भूमि का प्रकार है छज्जर है, कि उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए जो है उनमें परती छोड़ी जाती थी। और
बंजर भूमि जो सबसे निचली किस्म का जो है या निचली श्रेणी की जो जमीन थी, जिसमें एक साल में एक बार भी खेती नहीं हो पाती थी, तो उसको बंजर भूमि की श्रेणी में रखा गया था। तो ऐनक बरी में जो है अबुल फजल जो है अकबर के साम्राज्य में या मुगल साम्राज्य में जो है 4 भागों में भूमि को बांट कर रखा था। चले आते हैं हम लोग 210 क्वेश्चन में। बोलता है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बीरबल, मानसिंह, टोडरमंडल, टोडरमल, या डी है अब्दुल या अबुल फजल। आपका सही आंसर होगा बच्चों टोडरमल, वित्त मंत्री थे। अकबर के समय वित्त मंत्री को दीवान के नाम से भी जाना जाता था। आपको याद रखना है, वित्त मंत्री को दीवान के नाम से भी जो है उनको जाना जाता था, टोडरमल को। और इसके बाद जो है जब टोडरमल के बाद जो है इस पद को समाप्ति कर देता है कुल मिलाकर के। लेकिन फिलहाल ये जानना है कि अकबर के समय 2 दीवान हुआ करते थे, मुजफ्फर खां और टोडरमल। मुजफ्फर खां और टोडरमल। अच्छा, इनके समय वकील को वजीर भी कहा जाता था, ये जान लेना है। अकबर के वजीर कौन था? बैरम खां, और वजीर वकील को कहा जाता था। अकबर के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी मुगल साम्राज्य में? वो थी 15, ये भी याद रखना है। 211 क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अभी हम लोग तुरंत जो है पढ़ करके आ रहे हैं, अकबर। ठीक है, पुर्तगाली का एक बर्नेल नामक व्यक्ति जो है इनको जो है तंबाकू और चीलम सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 212 में आते हैं। मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ कहाँ से? तो बड़े मध्य एशिया से, या मंगोल से, या मोगली नामक पुस्तक से। तो यहाँ जो होगा मंगोल से होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या होगा? मंगोल। चूंकि बाबर महान तुर्की मंगोल शासक के वंशज रहे थे, है ना, तुर्की मंगोल शासक। अब मंगोलिया कहाँ है? तो मंगोलिया जो है चीन और रूस के बीच में है ना। और मंगोल में एक मरुस्थल पाई जाती है, वो है गोबी मरुस्थल। ठीक है ना, ये भी याद रखना है। हालांकि बाबर 8 शादियाँ किया था, आप जैसे आपको पता होना चाहिए। बाबर जो है मुगल साम्राज्य का जो स्थापना किया, ये तुर्की मंगोल शासक के वंशज भी थे। इन्होंने 8 शादियाँ किया। और बाबर की जो पहली पत्नी थी ना, वो थी, नाम था उनका आयशा सुल्तान बेगम। और ये जो थी आयशा सुल्तान, ये बाबर की चचेरी बहन थी। दूसरा जैनब सुल्तान बेगम, मासूमा सुल्तान बेगम, बीबी मुबारिका, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, गुलनार बेगम, नाजगुल बेगम। इस तरह जो हैं ये जो हैं 8 शादियाँ किए थे। ठीक है ना। हालांकि हम लोग को यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मुगल नाम की उत्पत्ति कैसे हुआ था? तो मंगोल से हुआ था, चूंकि ये जो है तुर्की मंगोल शासक के वंशज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 213 में। बोल रहे हैं मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो हम लोग तो संस्थापक पहले जानते हैं, पहला में कौन है? बाबर, जो 21 अप्रैल, कब? 21 अप्रैल जो है 1526 में स्थापना किया था। ठीक है ना, ये जान लेना है। दूसरा में इसका बेटा आ गए हुमायूं, तीसरा में फिर अकबर, उसके बाद जहांगीर। तो यहाँ जो है जहांगीर का तो ऑप्शन है नहीं। इन तीनों में ये बताना है कि रियलिटी में मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष पर कौन ले गया? तो आपका आंसर होगा अकबर। अकबर जो है एक अपने शासनकाल में चार्टर बनाया जिसका नाम था अकबरनामा। ठीक है ना, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए नियम कानून का होना बहुत ज़रूरी है। बाबर तो 4 साल के दरमियान ही मर जाते हैं। हुमायूं तो डर डर के जी रहे थे। तो सबसे ज़्यादा अगर मुगल साम्राज्य को वास्तविक रूप से संस्थापक हैं तो है अकबर। ठीक है ना। अकबर शासन काल में ये भी मैंने बताया कि अकबर नामा 1, अकबर नामा 2 और आईने अकबरी नामक जो है चार्टर उन्होंने लिखवाया था अबुल फजल से। और अबुल फजल जो है 1590 से लेकर 1596, 1590 से लेकर 96 के बीच जो है उन्होंने अकबरनामा लिखा था।
लमसम 6 साल उनको जो है उनको अकबरनामा लिखने में लगा। और अकबरनामा को उन्होंने 3 पार्ट में बांट करके लिखा था। पहला था अकबर के पूर्वजों को समर्पित था अकबरनामा प्रथम में, या अकबरनामा द्वितीय में जो है अकबर शासन काल से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया हुआ था। तीसरा था आईने अकबरी, जिसमें प्रशासनिक रिपोर्ट और सांख्यिकी विवरण, भू राजस्व इत्यादि का जो है मेंशन किया था। तो कहीं ना कहीं अकबर जो है मुगल साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था, इसलिए वास्तविक संस्थापक कौन माने जाएंगे? अकबर। ठीक है, अभी यहाँ पर 214 क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है कि मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है कौन? जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर को, नसरुद्दीन हुमायूं, ठीक है, या जहांगीर को, या औरंगजेब को। तो यहाँ पर जो होगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो था अपने शासनकाल में एक चार्टर लिखवाया था, जिसमें से सभी को सम्मान और आदर भी देते थे, इसलिए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है महान सम्राट कहलाए थे। और इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। उनके पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए थे। अकबर तैमूरी वंशावली के मुगल वंश के तीसरे शासक हुए। पहला तो बाबर, दूसरा हुमायूं, और तीसरा में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आए थे, है ना। उसमें अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के 2/3 हिस्से पर जो है विजय प्राप्त कर लिए थे। इन्होंने बहुत सम्राट भी थे, है ना। लमसम 1/3 भारत को जीत लिए थे अकेले। और अकबर ने सभी के साथ समान व्यवहार किया और सभी को बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी थी। यही कारण है कि इन्होंने अपने नाम के आगे महान सम्राट लगाया, उपाधि मिली इनको। और अकबर के तोप या किलेबंदी, हाथी का इस्तेमाल, नवाचार किया, है ना, और साम्राज्य को आगे बढ़ाया। अकबर ने गुजरात, काबुल, कश्मीर, सिंध, बंगाल, कंधार और सैन्य विजय हासिल किया। साथ ही अकबर ने आगरा, फतेहपुर सीकरी, अजमेर किला, लाहौर किला, इलाहाबाद किला बनवाया था। उन्होंने मुगल साम्राज्य को सुशासन के लिए अकबरनामा भी लिखवाया। यही कारण है कि इनको जो है महान सम्राट कहा जाता है। चलिए आइए 215 में औरंगजेब का देहांत हुआ 1857, 1707, 1907 या 1607। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन होगा बी। ये जो है औरंगजेब का मृत्यु जो हुआ 3 मार्च को हुआ था। 3 मार्च 1707 ईस्वी को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। उस समय उनकी उम्र 88 वर्ष का था। औरंगजेब जो है मरे, वो 88 वर्ष की उम्र में मरे हैं, ठीक है, 88। चलते हैं हम लोग 216 में। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम जो है किसकी पुत्री थी, ये जानना है हमको। तो लाडली जो है आपका ऑप्शन है नूरजहां, मुमताज, अस्मा बेगम या जहां आरा। तो ये जो था वो नूरजहां, कौन? नूरजहां, ठीक है। तो लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? नूरजहां। अच्छा, नूरजहां के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। ये मुगल सम्राट जहांगीर की 20वीं और मुख्य पत्नी थी, 20वीं पत्नी, और उसकी बेटी लाडली, ठीक है ना। उनका जन्म मेहर उन निसा के नाम से हुआ था। नूरजहां का जब अगर कहिए कि प्रथम नाम जो था जिस समय जन्म हुआ था इनका, तो मेहर उन निसा के नाम से हुआ था। नूरजहां को दुनिया की रोशनी भी कहा जाता था। नूरजहां अकबर के अधीन सेवारत एक महान वजीर वकील की बेटी थी। नूरजहां जो है अकबर के अधीन में एक वजीर काम करते थे, उनकी बेटी थी। और मेहर उन निसा को उनकी शादी के बाद जो है नूरजहां की उपाधि जो है जहांगीर ने दिया था। अच्छा, जहांगीर के बारे में थोड़ा सा आप और भी जान लीजिए आप कि वह सम्राट शाहजहां मुमताज महल के तीसरे बेटे थे। औरंगजेब जो थे वो कौन थे?
शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे बेटे। औरंगजेब ने खुद को आलमगीर यानी विश्व विजेता कहलाता था और उन्हें भारत का शरिया और इस्लामी कानून भी लागू किया था। चलिए आगे हम लोग औरंगजेब के बारे में आया था इसलिए औरंगजेब का याद आ गया तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है 2017 में 2017 बोल रहे हैं 217 क्वेश्चन में देखिए सॉरी बोल रहा है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और बाबर। तो फतेहपुर सीकरी बनवाया था अकबर ने, तो राजधानी अकबर ही किया होगा। अच्छा, अकबर जो है फतेहपुर सीकरी से छोड़ करके भाग गए या छोड़ दिए तो कारण था वहाँ पानी का अभाव था, ठीक है ना। पानी के अभाव के कारण जो है फतेहपुर सीकरी की राजधानी जो है वो चेंज कर लेते हैं। हालांकि मुगल बादशाह अकबर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान पर जो है फतेहपुर सीकरी बनवाया था और अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के दफन स्थान को सुनिश्चित करने के लिए जो है फतेहपुर सीकरी बनवाया। फतेहपुर सीकरी को विजय का शहर भी उन्होंने कहते थे। यह शहर लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, है ना। अकबर ने इसे 1572 से 1585 के बीच जो है अपनी राजधानी भी बनाया था, लेकिन क्यों वहाँ से चले गए तो कारण था पानी की कमी के कारण जो है अकबर जो है यह शहर छोड़ना पड़ा था उनको। ठीक है, 218 क्वेश्चन में आ जाइए। दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा? यानी जब भी कोई अकबर के दरबार में जाते थे तो वो अभिवादन के लिए या तो सर झुकाते थे या तो फिर क्या करते थे वो जमीन को चूमना पड़ता था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए कॉर्निश, सजदा या पायबोश या ये सभी, तो यहाँ पर जो है ये सभी होगा। क्या होगा? ये सभी होगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कॉर्निश क्या है। कॉर्निश जो है सिर और शरीर को झुकाकर अभिवादन करना। ये जो है ना सिर और शरीर को क्या करता था लोग झुका करके जो है राजा को या शासक को अभिवादन करते थे, वेलकम करते थे, स्वागत करते थे। अच्छा, सजदा या सिजदा जो है वो दंडवत लेट जाते थे, जमीन पर लेट जाते थे और फिर जो है राजा का वेलकम किया जाता था। उसके बाद एक और है चार तस्लीम, जो जमीन को चूमा जाता था। आज भी हम देखते हैं कि जो मुस्लिम खिलाड़ी वगैरह होता है जब शतक उतक लगाता है तो देख रहे होंगे कि और हेलमेट उतार के जमीन को चूमते हुए नजर आते हैं। तो ये क्या है? चार तस्लीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 2000 बोल रहे हैं 219 अकबर ने किस सन में दिन ए इलाही धर्म को चलाया था? 2000 मुझे इसलिए याद आ रहा है कि कोई और क्वेश्चन मैं रट के रखा हूं। तो अकबर ने किस सन में दिन ए इलाही धर्म चलाया? ऑप्शन है आपके बीच 1562, 1564 और सी में है 1579, डी में है 1581। तो आपका जो होगा आंसर 1581। ठीक है, 1581 में जो है दिन ए इलाही धर्म चलाया। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि दिन ए इलाही जो है एक धार्मिक आंदोलन था। इसका मतलब था ईश्वर का धर्म, है ना। सबको इसमें जो है सभी धर्म को समाहित किए थे, अर्थात धर्म निरपेक्ष बनाने की कोशिश कर रहे थे। अकबर सभी धर्म को सम्मान भी देते थे। तो दिन ए इलाही कब चलाए? 1581 में। इतना सा जानना है। 220 क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा या किसी ने नहीं। तो 220 का जो आंसर होगा वो जहां आरा होगा। अच्छा, जहां आरा के बारे में भी अगर आप जानिए तो जहां आरा क्या है, कौन थी? तो दिल्ली के चांदनी चौक का निर्माण जो है सबसे पहले मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहां। लेकिन इसकी जो नक्शा बनवाया था ना चांदनी चौक का या कह सकते हैं दिल्ली का, तो वो जो बनवाई थी जहां आरा ने डिजाइन की थी। अच्छा, शाहजहां की बेटी जहां आरा ने तैयार की। ये कौन थी? तो शाहजहां की बेटी थी। ठीक है ना। और चांदनी चौक का निर्माण 1650 के दशक में किया गया था। चांदनी चौक जो बना वो 1650 में। ये इन्होंने बनवाया नहीं था बल्कि जो है हाँ कह सकते हैं बनवाया था, क्योंकि मॉडल और इंजीनियर घर कौन बनवाता है? तो इंजीनियर का नाम जाता है
है ना, खर्च करने वाला का नाम कहाँ होता है। नेक्स्ट क्या है, 221 में बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था, 5वां, 7वां, 12वां या 14वां। अच्छा, चंगेज खान कहाँ से बिलोंग करता था, तो ये भी मंगोल का सम्राट राजा हुआ करते थे, ठीक है। और बाबर जो थे वो चंगेज खान का 14वां वंशज थे, क्या वहाँ 14वां। और चंगेज खान के बारे में अगर आप जान ले तो चंगेज खान एक मंगोलियाई शासक थे। उनका जन्म 1162 के आसपास हुआ था, मंगोलिया के बैकाल झील के पास हुआ था। चंगेज खान अपनी सेना का निर्माण दशमलव पद्धति द्वारा किया था, और दशमलव पद्धति अकबर ने भी अपनाया था, ठीक है ना। इसलिए ये जानना जरूरी है कि चंगेज खान जो अपना सेना का निर्माण करवाया था, कौन विधि से करवाया था, ये 11th में पढ़ना भी है। तो दशमलव पद्धति द्वारा करवाया था, और ये दशमलव पद्धति जो है अकबर भी अपने शासनकाल में अपनाए थे। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि चंगेज खान का जो बचपन का नाम क्या है या असली नाम क्या है, तो तेमुजिन, याद रखना है तेमुजिन था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है। फिर क्या है, 222 में गुलबदन बेगम कौन थी, नर्तकी थी यानी नाचने वाली, गायिका गाना गाने वाली, लेखिका लिखने वाली, नायिका यानी हीरोइन थी, क्या थी, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नायिका थी। नायिका के साथ साथ वो एक लेखिका भी थी, ये याद रख लेना है। नायिका को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये जो है नेगेटिव पॉइंट को जाता है, और वो लेखिका थी, ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, है ना। गुलबदन बेगम जो है लेखिका के साथ साथ ये साइड काम किया करती थी, तो ये तो शौक होता है लोगों का, लेकिन पेशेवर से क्या थी, वो लेखिका थी। अच्छा, गुलबदन बेगम के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये मुगल सम्राट बाबर की बेटी थी। गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी, तो बाबर की बेटी, और उनके सौतेले भाई हुमायूं की बहन थी, यानी हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी थी। ये कुल मिलाकर के लेखिका थी, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं 223 क्वेश्चन में, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने मनसबदार बनाया। देखिए यहाँ मनसबदार जो है ना, पद दिया जाता था। अभी जो मैंने चंगेज खान का जो बारे में बताया कि ये जो है चंगेज खान अपने सैनिक को दशमलव पद्धति द्वारा जो है निर्माण करवाया था, तो अकबर भी क्या किया था, जो उनके शासनकाल में राजकुमार हुआ करते थे उनको मनसब यानी पद दिया जाता था। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है 5,000, 7,000, 10,000, 12,000, तो आपका आंसर होगा 12,000। अधिकतम जो है मनसब जो है यानी अधिकतम पद जो दिए गए वो कितने दिए गए थे, तो 12,000। अच्छा, मनसबदार, मनसब एक फारसी भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ पद या दर्जा या ओहदा होता था, ठीक है। और मनसब सिर्फ राजकुमारों को ही दी जाती थी, भी याद रखना। जिस व्यक्ति को सम्राट द्वारा यह पद दिया जाता था उसे मनसबदार कहा जाता था, और ये पद कौन देते थे, तो अकबर। 224 क्वेश्चन में चलिए, तुजुक ए जहांगीरी की रचना कौन किया था, तो जहांगीरी लास्ट में लिखा हुआ है, ध्यान देना है। अब आपका ऑप्शन है अब्बास खां सरवानी, गुलबदन बेगम, ये बाबर की बेटी थी, और सी जहांगीर और नूरजहां। तो यहाँ जहांगीरी और लास्ट में है, यहाँ देखिए ऑप्शन में आपका सी में है जहांगीर, तो आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर। कौन हो जाएगा, जहांगीर। अच्छा, जहांगीर ने अपने शासनकाल में जुड़ी कई बातें लिखी हैं तुजु के जहांगीरी में। उसके बाद 225 में आइए, तुजु के बाबरी किसने लिखी, तो यहाँ देखिए तुजु के जहांगीरी था तो जहांगीर, अब तुजु के बाबरी है तो ये बाबर लिखा होगा। और ये भी जो है अपने से जुड़ी हुई आत्मकथा जो है इस किताब में वो लिखे, ठीक है। 226 क्वेश्चन में आ जाते हैं, अकबर का वजीर। देखिए वजीर किसको कहा जाता था, वजीर वकील को कहा जाता था। तो अकबर के समय कौन था वकील, बैरम खां था, मुनीम खां था, टोडरमल या अब्दुल रहीम। तो आपका आंसर हो जाएगा बैरम खां। कौन हो जाएगा, बैरम खां था, ठीक है। वजीर किसको कहा जाता था, वकील को, ठीक है। 227 क्वेश्चन में आते हैं, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ बोल रहा है आहार, सूबा, सरकार या
दस्तूर, तो इसको सरकार के नाम से जाना जाता था। हालांकि ये बता दें कि मुगल साम्राज्य को सुबास में बांटा गया था और फिर आगे सरकार और ग्राम में बांटा गया था। मुगल प्रशासन में परगना शब्द का भी मतलब गांव था और गांव का समूह हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या है? भूमि विभाग का अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष, राजस्व विभाग का अध्यक्ष, सेना विभाग का अध्यक्ष। तो आंसर आपका हो जाएगा राजस्व विभाग। क्या था? दीवान, दीवान या वित्त मंत्री इसको कहा जाता है। दीवान को ही वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है। ये इकोनॉमिक्स के हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, कौन सुलह ए कुल की नीति लाया था? तो अकबर ने लाया था। सुलह ए कुल का अर्थ होता है सभी के साथ शांति, सभी के साथ मिलकर रहना। यह एक अरबी शब्द है। सुलह ए कुल जो है एक अरबी शब्द है और इस अरबी शब्द का अर्थ होता है सभी के साथ शांति। ये सुलह ए कुल का मकसद सभी धर्मों के बीच शांति और सद्भावना बनाना था। इस नीति के तहत सभी धर्मों की अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई थी, है ना, सब कोई खुल करके जी सके। 1857, 230 क्वेश्चन देखिए। 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति, तो हर कोई जानता है मंगल पांडे। ठीक है, कौन था? मंगल पांडे। अच्छा, मंगल पांडे की फांसी कब सुनाई? 8 अप्रैल 1857 को। उन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, कहाँ? बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया था या विरोध कर दिया था। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 34वीं मंगल पैदल सेना के सिपाही भी थे और मंगल पांडे ने गाय के चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया। यही कारण है कि मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, और सबसे पहले 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला व्यक्ति या सेना थे या सैनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है कि 231 में 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले, ये आंसर होगा, चर्बी वाले कारतूस। इस प्रश्न से जुड़े और भी मैं कुछ बता दूं कि 1857 का विद्रोह की शुरुआत जो है 29 मार्च, कब? 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर से हुई थी। कहाँ? बैरकपुर कहाँ है? कलकत्ता। ठीक है, 232 क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों। बोलता है कि 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह या मंगल पांडे? तो ये जो कानपुर है वो नाना साहब ने नेतृत्व किया था। इससे पहले हम लोग इसको देख भी चुके हैं। 233 क्वेश्चन में आइए। लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानी ने हत्या कर दी थी। उस कमिश्नर का नाम क्या था? ह्यूरोज, विल्सन, हेनरी लॉरेंस और हैवलॉक? तो आपका आंसर हो जाएगा हेनरी लॉरेंस। ठीक है, और ये जो है स्वतंत्रता सेनानी के मुठभेड़ में पहुंच गए थे हेनरी लॉरेंस। यही कारण है कि इनको जो है मार दिया गया था, है ना। और ये कहाँ से थे? लखनऊ से। ठीक है ना, ये लखनऊ के उत्तर प्रदेश। 234 क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। बोला भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा? यहाँ देखिए सिपाहियों द्वारा क्या कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका सी 1857 का विद्रोह। ठीक है, और ये जो है सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है 1857। हालांकि ये जो है स्वतंत्रता का पहली लड़ाई थी। 335 क्वेश्चन में चलिए। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1935। बी में है 22 दिसंबर 1936। सी में है 22 दिसंबर 1938 और डी में है 22 दिसंबर 1939। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा डी। कौन होगा? तो डी 22 दिसंबर 1939।
1939 को जो है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। और चलते हम लोग 236 क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या संविधान में? यहाँ बोल रहा है संप्रभुता, सभी के लिए, ठीक है ना। सभी भारतीय संविधान के अनुसार, तो संविधान में ही होगा आंसर आपका। क्या होगा अब? संविधान। तो संविधान के बारे में भी कुछ फैक्ट्स आप सभी को याद रखना होगा। ये संविधान है क्या, क्या होता है? तो किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है या एक लिखित दस्तावेज होता है ना। भारतीय संविधान तो लिखित दस्तावेज है। और भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। ये भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है। देखिए आगे क्वेश्चन 237 में पूछा हुआ भी है, तो ये याद रखना है। अच्छा, संविधान को 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया, बनाया गया। और संविधान पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, है ना। उसके उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस भी हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को। संविधान को बनाने में लगभग जो है 64 लाख रुपया जो है खर्च हो गया था। तो ये आपको याद रखना है, संविधान से संबंधित क्वेश्चन। और आ जाइए 237 में, यहाँ पूछ ही दिया भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो ये तो सभी को याद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 238 में। बोला है कि कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है कब? 10 जून 1946 को, 26 जुलाई 1947 को, 16 जून 1946 को, या इनमें से कोई नहीं। तो 238 का जो हो जाएगा आपका 16 जून 1946 को। कब? 16 जून 1946 को जो है कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन का प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 239 में आते हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आपको ये पता होगा कि जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी और उसमें अस्थायी सदस्य जो अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अस्थायी अध्यक्ष जो है 11 दिसंबर 1946 को इनको चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से बिलोंग करने वाले हैं? बिहार के सारण जिले से। और ये चंपारण जिले में जब किसान आंदोलन महात्मा गांधी चलाए थे, तो महात्मा गांधी से मुलाकात जो है इनका चंपारण में ही होता है। और वहीं से ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़ जाते हैं, आंदोलन से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये पेशे से वकील भी हैं। पेशे से क्या हैं? वकील हैं, ये याद रखें। हालांकि ये जो है 11 दिसंबर 1944 को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? एच.सी. मुखर्जी। जब ये अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946 को, तो एक उपाध्यक्ष का भी चयन हुआ था जो है एच.सी. मुखर्जी को, ठीक है। और साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। और ये भी है कि आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हो गया तो स्वेच्छा से निर्विरोध जो है इनको राष्ट्रपति भी चुना गया था। प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 240 क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। यहाँ संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? 11, 19, 21 या 29? तो संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे। कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए थे। और अगर हम लोग संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा ने 11 सत्र आयोजित किए थे और इन सत्रों में कुल 165 दिन लगे थे। ये 11 सत्र को चलाने के लिए कुल जो है 165 दिन लगे। कितने लगे थे? अगर आपको दिन बोल देगा तो 165 और सत्र बोलेगा तो 11, यानी 11 सत्र को चलाने के लिए 165 दिन लगे थे, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, है ना, स्वीकार किया गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। ये तो एकदम याद रखना है। संविधान जैसे बात आ गई, ये सारी बातें जो हैं याद रखनी है। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये याद रखना है। संविधान सभा में मसौदा समिति की स्थापना जो है 29 अगस्त 1947
को हुई थी, जिसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए थे। ये जो है संविधान सभा से रिलेटेड। फिर है 241 क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये भी याद रखना है, एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। और मैं ये साथ ही बता दूं कि एनी बेसेंट जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी 1917 में। ये याद रखना, 1917 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? 1917 में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था? अगर ये अध्यक्ष बनी तो पार्टी कब बना था? तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये इसका मीटिंग हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। और उसमें जो है 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो रही थी। कब? 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन। ये याद रखना है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हो रही थी तो उस वक्त जो है गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है। हालांकि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना किया था A.O. ह्यूम ने किया था, ये सभी को पता है। और एनी बेसेंट जो है 1917 में अध्यक्ष बनी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 242 में संविधान सभा में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? कांग्रेस के कितने परसेंट जो हैं संविधान सभा में? बाकी देसी रियासत और मुस्लिम लीग जो है जो था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। 82% जो है वो कांग्रेस के सदस्य थे। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 243 में संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो आपको ये पता होना चाहिए। उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है। कब किए थे? तो यहाँ ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1947, 13 अगस्त 1948 या 13 दिसंबर 1949। तो आपका जो आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। कब? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में घोषणा किए थे और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को जो है सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इनकी घोषणा होता है 13 दिसंबर 1946 और इसे स्वीकार किया जाता है 22 जनवरी 1947। कब स्वीकार किया जाता है? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है ना। प्रस्ताव तो हो जाता है या घोषणा हो जाता है 1946 को 13 दिसंबर, लेकिन इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कब किया जाता है? 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन 244 में आते हैं। मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था कौन? दक्षिण अफ्रीका। जो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जो कार्य किया था बहुत सराहनीय था, है ना। और यही कारण है कि इनको महात्मा बनाया। हालांकि महात्मा की उपाधि इनको कौन देता है ये भी जानना है। महात्मा की उपाधि जो है बंगाल के कवि, लेखक, दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। कब? साल 1915 में। ठीक है ना। गांधी जी को एक पत्र लिखे थे पहली बार, तो उस समय जो है महात्मा यानी मोहनदास करमचंद गांधी को लेकर महात्मा शब्द का उपयोग उन्होंने किए थे। ठीक है। नेक्स्ट 245 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? बाल गंगाधर तिलक को, बी है दादा भाई नौरोजी को, सी है गोपाल कृष्ण गोखले को, या डी है लाला लाजपत राय को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है। और इनसे जुड़े हुए बातें और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक और समाज सुधारक भी थे। ठीक है ना। और अगर आप कहें कि गोपाल कृष्ण गोखले का कौन गुरु था, तो महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। उनका शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले का जो है शिष्य कौन हुए? गांधी जी। ठीक है। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं 246 में। अमृतसर जलियांवाला बाग में जनसंहार हुआ कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 13 अप्रैल 1919, बी 13 फरवरी 1909, सी है 13 मार्च 1929 और डी है 13 जनवरी 1919।
तो आपका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अच्छा, आपको पता है कि यह घटना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास जो है स्थित जलियांवाला बाग में घटी थी। इस दिन ब्रिटिश फौज ने एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, और ब्रिटिश फौज ने शांतिपूर्ण सभा में जो है शामिल हुए लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी थी। और उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन था? जनरल डायर। इसका नाम ही वैसा है ना, जनरल डायर। यही जो है सबको डेथ करवा दिया, यानी मार दिया गोली अपने फौजों के द्वारा। यह घटना रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रहा था। अगर आपसे कोई पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, जलियांवाला बाग में क्यों लोग सभा कर रहे थे, तो ये एक रॉलेट एक्ट चलाया गया था ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा या जनरल डायर के द्वारा। तो उसके विरोध में ये सभा को आयोजित किया गया था, और उस सभा में हजारों लोग मौजूद थे, लाखों लोग थे। हालांकि उस गोलीकांड में 400 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 2000 से ज्यादा तो घायल हो जाते हैं, है ना बच्चों। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं 247 क्वेश्चन में। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, कौन थे? भाई भाई, पिता पुत्र, मित्र और चाचा भतीजा। तो ये दोनों जो हैं वो भाई भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है। 248 क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। ए है आपका ऑप्शन 1934, बी है 1931, सी है 1935 और डी है 1921। तो मैं आपको बता दूं 7 सितंबर 1931। कब? 7 सितंबर 1931। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 7 सितंबर 1931 को जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। ठीक है। और ये कब से कब चला? तो 7 सितंबर को तो शुरू हुई थी और 1 दिसंबर तक जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है जारी रहा था। अब 249 में आ जाते हैं। बोल रहा है कि 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? तो 11 है, 15 है, 556 है, 325 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 11। कितने हो जाएंगे? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 11। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 50 में। 250 में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आपका ऑप्शन ए है 8 अगस्त 1942, बी है 6 अगस्त 1940 में, सी है 25 जनवरी 1949 में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को। ये सारे क्वेश्चन तो आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है ना, 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 251 में। यहाँ कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है? तो स्वदेशी आंदोलन, बी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन और सी है असहयोग आंदोलन और डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन होगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दांडी मार्च जो है कब चलाया गया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। इस मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च निकला था। साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरू हुआ था। तो यहाँ पूछ दिया कि दांडी यात्रा या दांडी मार्च के दौरान जो है किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 252 में आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? बरदोली में, चंपारण में और डांडी में या वर्धा में? तो याद रहे चंपारण में हुआ था, जहाँ पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात हुई थी। और यहाँ किसान आंदोलन क्या था? तो यहाँ जो है नील की खेती के बारे में जो है शोषण करता था ब्रिटिश, है ना। यहाँ के लोगों से या कह सकते हैं कि टैक्स ज़्यादा वसूला जाता था, तो काफ़ी शोषण होता था। तो वहाँ पर जो है गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को पहली बार बिहार के चंपारण जिले जाते हैं और उन्हें कौन बुलाने के लिए आता है? तो राजकुमार शुक्ला। ये भी याद रखना है कि चंपारण में जो किसान आंदोलन हुआ तो गांधी जी को किसने बुलाने के लिए आया था?
या कौन रिपोर्ट दिया था? तो राजकुमार शुक्ला द्वारा, है ना। और वह जो है चंपारण के किसान थे और नील के बगान में मालिकों के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाए थे। और सबसे पहले इन्होंने गांधी जी से मुलाकात करने आए थे। जब गांधी जी चंपारण में पहुंचे तो वहाँ जो है अमोलवा गांव में संत राउत के घर ठहरे थे और उनसे जो है ब्रिज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, राम नवमी प्रसाद, है ना, जेबी कृपलानी समेत अन्य जो हैं दिग्गज वकील जो हैं आपस में जो हैं मिल करके जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, ठीक है, और किसान को जो है शोषण से मुक्त किया था। नेक्स्ट है 253 क्वेश्चन में है साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925, 1928, 1932, 1935। देखिए कोई भी क्वेश्चन जब पूछता है ना तो उसके मायने जरूर जाना चाहिए। क्यों भारत साइमन कमीशन लाया गया, है ना, कब लाया गया, इसका जानेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है 1925, 1928, 1932 या फिर 1935 है। तो इसका जो आंसर होगा 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया। अच्छा, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, क्यों भारत लाया गया? तो इसका उद्देश्य जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो समीक्षा करना और भारतीय संवैधानिक समस्याओं की जांच करना था। इसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था, अपने नाम से ही इस कमीशन का नाम रखा गया था, सर जॉन साइमन, है ना। और सदस्य जो है ना, यही कारण है कि इनका विरोध, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो जब कमीशन बनाया गया यानी कमेटी बनाई गई, समिति बनाई गई, तो उस समिति में एक भी भारतीय नहीं थे। ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे और भारत का कोई नहीं था। यही कारण है कि इस कमीशन का जो है, इस समीक्षा बैठक का जो है भारतीय जो है क्या करने लगा, तो विरोध किया। और इसलिए इस कमीशन को भारतीयों ने तीखा विरोध किया था, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं 254 में, बोल रहा है 1919 के अधिनियम को कहा जाता है रॉलेट एक्ट, मार्लो मिंटो सुधार एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा रॉलेट एक्ट, ठीक है ना। 1919 में जो भी घटना हुआ जलियांवाला बाग में, तो ये जो है रॉलेट एक्ट का जो है विरोध में हुआ था। रॉलेट एक्ट क्या है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो बोल रहा है कि 1919 ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है पारित एक दमनकारी कानून लाया गया था। इस कानून को ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटिश सरकार ने बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने और जेल भेज देने का अधिकार था इस रॉलेट एक्ट के द्वारा, है ना। जिसको संदिग्ध देखता था ब्रिटिश, उसको क्या है कि बिना मुकदमा का, बिना केस का जो है जेल भेज देता था। तो इसका विरोध में जो है लोग काफ़ी जो है किया था। तो आप जानेंगे रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था। अब आइए हम लोग 255 में महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो गुजराती भाषा में। भैया वो गुजरात से बिलोंग करने वाले थे, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, गुजराती में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 256 में, अनटू दिस लास्ट नामक रचना किसने की है या किसकी है? जॉन रसिकन, टॉलस्टॉय, हेनरी डेविड या महात्मा गांधी? तो आपका आंसर होगा जॉन रसिकन, ठीक है। ये जो है अनटू दिस लास्ट नामक जो है रचना की थी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, 2 अक्टूबर 1800 कब 69, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस आए, ठीक है ना। वापिस कब आए? तो 1915 में आए, ये याद रखना है, 1915, ठीक है, 1915। और ये जो हैं कहाँ आए थे? 9 जनवरी 1915 को। ये जो आए थे 9 जनवरी को आए थे, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को जो है अफ्रीका से भारत वापस लौटे। और ये कहाँ लौटे थे, कहाँ उतरे थे? मुंबई की अपोलो बंदरगाह में। और उसके बाद जो है 16, 17 में, 15 में ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 259, चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922, 16 फरवरी 1922,
20 मार्च 1922 यानी 22 में कन्फर्म है, इनमें से कोई नहीं। तो यह घटना जो है 5 फरवरी 1922 को जो है हालांकि 4 होना चाहिए लेकिन यहाँ 5 दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग मान के चलते हैं 5 फरवरी 1922 को। अच्छा, यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था, ये एक जगह का नाम है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जलाकर मारा, यानी जो हमारे क्रांतिकारी जो थे काफ़ी आग बबूला हो गए थे और थाना में ही जा कर के जो है आग लगा दिया था और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है जिंदा जल करके मर गए थे। इस घटना के बाद महात्मा गांधी काफ़ी आहत हो गए थे और 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे, ये याद रखना है, ठीक है। और इस घटना के बाद जो है इतना बुरा घटना हुआ कि क्या बताएं। इस घटना में 172 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और कई लोगों को तो काला पानी भी भेज दिया गया था। नेक्स्ट है 260 क्वेश्चन, शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह था, कौन था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, यंग बंगाल आंदोलन या आर्य समाज? तो आपका आंसर होगा आर्य समाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये तो शायद 1915 में ही, शायद नहीं, कन्फर्म 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1915 में। नेक्स्ट है 262 में मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह कौन था? चलिए, ये क्वेश्चन जो है कब होगा? तो 1940 होगा। ये जो है पाकिस्तान का जो है मांग कौन किया था? सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो है अलग देश पाकिस्तान की मांग किया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हिस्ट्री का, है ना। अब हम लोग चलेंगे ज्योग्राफी में। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कौन? तो राष्ट्रीय कांग्रेस जो है हम लोग देखिए 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुआ था, है ना, ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ जो एग्जाम्पल है दादा भाई नौरोजी, बोयमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बोयमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। ये जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। तो धन्यवाद बच्चों, आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगला वीडियो जो है आप सभी के लिए ज्योग्राफी का आएगा, तो ध्यानपूर्वक देखें। और यहाँ तक बता दें कि आप सभी का रूटीन भी आ गया है, तो ज़रूर इसको सीरियस लेके पढ़ें। धन्यवाद।